हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ नए टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि एग्जैक्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, गार्डनर के ब्रिज मॉडल, गार्डनर की कंडीशन ऑफ लर्निंग, जेस्टॉल साइकोलॉजी, इन सभी को डिटेल में करने वाले हैं। अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, है ना। अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो और इजीली हम क्वेश्चन को मार्क कर पाए और सही भी मार्क कर पाए। ठीक है, तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हर सेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन करते हैं। जिन टॉपिक को हमने पहले कवर किया होता है उस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन करने के बाद हम अपने नए टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बार बार चीजें अगर रिकॉल होंगी माइंड में तो आपको माइंड में एज इट इज फीड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग दैट फोकस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू लर्न इज नोन एज। यानी कि कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें ये पता चले कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग हो। ठीक है, खुद से बच्चा सीखता हो एंड फोकस होता हो लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी है, पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, ह्यूटागॉगी और एपिस्टीमोलॉजी। तो इन चारों में हमें बताना है कि कौन सी होगी लर्निंग। तो देखिए, ह्यूटागॉगी कैसी लर्निंग होती है, जहां पर बच्चा सेल्फ डिटरमाइंड होता है। ह्यूटागॉगी में बच्चा कैसा होता है, सेल्फ डिटरमाइंड होता है। और यहाँ पे गेटिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न, ठीक है, कि कैसे सीखना है, ये बच्चा यहाँ पर जानता है। किसमें, ह्यूटागॉगी में। जबकि एंड्रोगॉगी में क्या होता है, यहाँ पर मेटाकॉग्निशन होता है, यहाँ पे एपिस्टीमोकॉग्निशन होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको फ्रेंड्स कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखिए, इसी से ही आप अच्छे से अपना जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे, इजिली क्लियर कर पाएंगे। तो इसका आंसर ह्यूटागॉगी होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीम टीचिंग। अच्छा, टीम टीचिंग को कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। तो टीम टीचिंग में क्या था, दो टीचर होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन बात फोकस करनी है कि बेस्ट चीजें, तो मोर देन 2 टीचर होंगे। हाँ ठीक है, बात तो सही कह रहा है कि ज्यादा टीचर होंगे। मोर देन 2 टीचर प्लान टीच टुगेदर इन द सेम क्लास, बात ये भी सही है कि 2 टीचर एक ही क्लास में सेम टाइम पे पढ़ा रहे होंगे। ओके, मोर देन 2 टीचर प्लान टीच द सेम क्लास एज पर देयर एक्सपर्टाइज। ये और ज्यादा अच्छी बात बोल रहा है कि वो दोनों अपनी एक्सपर्टीज, अपने कोर एरिया के सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या कहता है, अ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या है, टीचर्स हु आर रेडी एंड अवेलेबल टू टीच दी स्टूडेंट, जो कि रेडी है और अवेलेबल हो। तो देखिए, टीचर तो कोई भी हर क्लास में ही ऐसा होगा ना, जरूरी तो नहीं कि वो टीम टीचिंग हो, नॉर्मल टीचिंग भी ऐसे ही होगी कि जो रेडी हो और अवेलेबल हो सिखाने के लिए। तो टीम टीचिंग में क्या बताया गया कि वो प्लान करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे और अपने एरिया के एक्सपर्टीज होंगे। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, सो वी गो विद सी ऑप्शन। ठीक है, एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता, कॉलम दिया हुआ है ए, कॉलम बी में है फोकस ऑन द मेथड और कॉलम ए है टीचिंग मेथड। ठीक है, तो टीचिंग में कौन कौन से मेथड है, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव और टीम टीचिंग। ठीक है, तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव ये भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। कोऑपरेटिव में इंडिविजुअल का गोल होता है, कोलैबोरेटिव में ग्रुप का गोल होता है। कोऑपरेटिव में टीचर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटता है बच्चों में, और कोलैबोरेटिव में ग्रुप का गोल होता है और आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट अपना कर लेते हैं, काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोऑपरेटिव में क्या होता है, बच्चा हेल्प लेता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हेल्प लेता है, बट यहाँ पर क्या होता है, उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनको करना ही करना है, कलेक्टिव अचीवमेंट क्योंकि होता है। ठीक है, अब इन बातों को फोकस करके यहाँ पर हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं।
when expertise of teacher are used in teaching। अच्छा, यहाँ पर वर्ड क्या है, एक्सपर्टाइज, टीचिंग में एक्सपर्टाइज होना, तो ये तो हमने टीम टीचिंग में पढ़ा था ना, सो डी का तो 1 हो जाएगा ना, डी का 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि जो टीम टीचिंग में टीचर कहाँ से होते हैं, अपने एरिया के एक्सपर्टाइज होते हैं। When emphasis is given on student as creator of knowledge, नॉलेज को क्रिएट कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म में ना, बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म होता है जहां पर नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट दी नॉलेज, सो कंस्ट्रक्टिविज्म, सी का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। When students share different aspects of learning activity, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेटिव में क्या करेंगे, बच्चे शेयर करेंगे ना, एक दूसरे से शेयर कर करके अपनी इंफॉर्मेशन को, अच्छा मैंने ये स्टेप कर लिया, तुम ये वाला स्टेप करो, क्योंकि सबको मिल करके काम करना, देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सो थर्ड इज बिलोंग टू ए, ठीक है, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। कोऑपरेटिव में क्या होता है, आपको बताया था कि हेल्प लेते हैं ना, व्हेन स्टूडेंट टेक द हेल्प फ्रॉम ईच अदर, सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, जैसे ए है तो वो बी से हेल्प ले सकता है, ठीक है, बी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सो कोऑपरेटिव इसका 4 हो जाएगा, सो 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर इज बी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए मैथड कैन बी यूज। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज का जनरेशन होता है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ आइडियाज फ्लोड इन द माइंड, तो जनरेशन ऑफ द न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को जनरेट करना, यही आंसर होगा, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और उस टॉपिक पे काफी कुछ सोचने के लिए बच्चों को बोल दिया था कि आप सोचो, अपने आइडियाज को जनरेट करो कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो कई सारे मेथड, कई सारी चीजें माइंड में अप्लाई करके उसको देखा जाता है कि क्या खूब सारे आइडिया जनरेट हो, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन अवर टॉपिक जो कि है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, देखते हैं क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, अगर माइंड से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कोई भी बात होगी, दैट इज अवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत बार होते हैं ना, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसके दिमाग का डेवलपमेंट होगा, उसका माइंड ब्रॉड अप होगा। अफेक्टिव विच इज रिलेटेड टू अवर हार्ट, जो कि आपके दिल से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, दिल से जुड़ी हुई चीजें आपकी अफेक्टिव डोमेन में आएंगी, हार्ट अफेक्ट हो जाए, लव, अफेक्शन, मोटिवेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जो होंगी दिल से जुड़ी हुई चीजें अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होंगी। एंड देन आता है साइकोमोटर, ठीक है, तो मोटर से आपको याद रखना है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, हाथ से, पैर से, ठीक है, तो मोटर में क्या आएगा, स्किल, ठीक है, जब स्किल सीखा जाता है तो दैट इज द साइकोमोटर। मोटर से याद रखिए स्किल, मैंने भी ऐसे ही याद किया था कि देखो गाड़ी कैसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ से ड्राइव करते हैं ना, सो साइकोमोटर जहां पे होगा दैट इज रिलेटेड टू स्किल, और कॉग्निटिव रिलेटेड टू माइंड, तो जो बचा था अफेक्टिव वो हो जाएगा दिल से, हार्ट से। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन, सबसे पहले एक वर्ड एकदम बड़ा बड़ा, जहां कॉग्निटिव डोमेन आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है, वहीं पे लिख लीजिए फोकस ऑन नॉलेज, नॉलेज पे फोकस करना। तो cognitive domain list has been the primary focus on most traditional education and frequently used structure, curriculum, learning objective, assessment and activity focus on knowledge। यानी कि यहाँ पर assessment किया जाता है, बच्चा जब सीखता है तो उसका assessment भी होता है, ठीक है। प्राइमरी फोकस क्या होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज की, यहाँ पे नॉलेज दी जाती है, बच्चा उसको समझता है, उसको अप्लाई करता है, ये सारी बातें कॉग्निटिव डोमेन की होगी। और क्योंकि यहाँ और क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये दिमाग से रिलेटेड होता है, और क्या बात याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है, KCAASE, इसको ऐसे ही लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अभी समझाती हूँ कि ये क्या है। नॉलेज, ठीक है, सबसे पहले आएगा नॉलेज, बच्चे को नॉलेज दी जाएगी, फिर बच्चा क्या करेगा, नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड करेगा, समझेगा। कॉम्प्रीहेंशन, आपके में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है नॉलेज को समझना, अपने वर्ड में समझना, जो मैं नॉलेज आपको दे रही हूँ उसको आप अपने वर्ड में समझो, लेकिन एग्जैक्ट वही समझना जो मैं समझाना चाहती हूँ,
ठीक है। एप्लीकेशन, अच्छा अब जो नॉलेज सीखी उसको अप्लाई करना, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है, ब्रेक डाउन करना इज दी एनालिसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, चीजों को जोड़ते जाओ। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, असेसमेंट, इवैल्यूएट करो कि चीजें सही है या नहीं है। तो KCAASE लिख लीजिए, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, इसको भी इसी तरह नोट डाउन कर लीजिए। अब नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, रिकॉल डेटा इंफॉर्मेशन। नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जो डेटा है, जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करना, अपने ब्रेन का यूज करना है, रिकॉल करना है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, एक एग्जांपल दिया कि कस्टमर जब किसी शॉपिंग मॉल में जाता है तो वो पुराने प्राइस कोड जो रहते हैं उनको रिकॉल करता है, ठीक है। जैसे रिकॉल करना, जब हम रोड पर चलते हैं तो क्या होगा, हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, उनको अपने माइंड में रखते हैं ना, तो उनको रिकॉल करके उनको रिकॉल करते हैं कि क्या चीजें हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, ठीक है, जो जो लिखा हुआ है उसको समझना, ठीक है, अपने वर्ड में कॉम्प्रिहेंड करेंगे ना। सपोज कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट अगर आपकी मदर टंग हिंदी में है तो आप इसको हिंदी में बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट है बट आप समझ रहे हैं उसको हिंदी में कैसे हो रही है, उसकी मीनिंग निकाल के आप समझ रहे हैं ना। ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन, वो चीज जो आपको समझ में आए, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड प्रॉब्लम, स्टेट अ प्रॉब्लम इन वंस ओन वर्ड, अपने ही वर्ड में प्रॉब्लम को समझना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो एक्सप्लेन वन वर्ड, अपने मन जो प्रॉब्लम है अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना, ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट अब तक सीखा, ठीक है, जैसे नॉलेज में आपने नॉलेज को गेन किया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड में उसको समझा, एप्लीकेशन में उसको अप्लाई करेंगे। एनालिसिस, अब जो अप्लाई किया उसको ब्रेक डाउन किया, पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, एक स्ट्रक्चर बनाना, जो टूटे हुए चीजें थी उनको जोड़ जोड़ के स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बनाना, ठीक है। तो पैटर्न बनाना, और वो उन सभी डॉट्स को, उन सभी पॉइंट्स को जोड़ करके जो पैटर्न बनेगा उससे आपकी लर्निंग होगी। फिर आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट अबाउट द वैल्यू, आइडिया एंड मटेरियल, जो चीजें सीखी उसका इवैल्यूएशन, ठीक है, ये होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन जो है इसको दो तरीके से समझा जाएगा। एक नया कॉग्निटिव डोमेन जो कि आया, जो एंडरसन ने बताया 2001 में, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेप देखिए 6 ही स्टेप होंगे, बस यहाँ पे क्या था, KCAASE, ठीक है, ये स्टेप्स थे। और यहाँ पे कैसा होंगे, यहाँ पे भी 6 स्टेप ही होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में इस नए वाले फिगर से भी। सो आप दोनों को बना लीजिए, पहले पुराना वाला भी लिख लीजिए, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन भी लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेज को गेन करना, सेम चीज यहाँ पे रिमेम्बरिंग, इसमें भी तो रिकॉल था ना, अभी आपको बताया था। देखिए नॉलेज को रिकॉल करना था, तो यहाँ पे भी रिकॉल है और ये भी रिमेम्बर है, तो यहाँ पे तो आर आ गया नए वाले में। फिर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, समझना, अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग ही लिखा हुआ है। एप्लीकेशन, नॉलेज को अप्लाई करना, सेम चीज है अप्लाई करना, ये तो वही है। एनालिसिस, यहाँ पे भी एनालिसिस है। अब मेजर चेंज कहाँ पे आया, इवैल्यूएशन यहाँ पे बाद में है, यहाँ पे नए वाले में इवैल्यूएशन पहले आ गया, ठीक है। और सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या था, जो छोटी छोटी चीजें थी उनको जोड़ करके, डॉट्स को ऐड करके एक पैटर्न बन रहा था ना, तो सिंथेसिस पहले आ रहा था, यानी पैटर्न पहले आ रहा था, और यहाँ पर सिंथेसिस यानी क्रिएशन बाद में आया है। तो इसमें क्या होगा, RUAAEC, ठीक है। ये सीक्वेंस आप नोट डाउन कर लीजिए दोनों का ही, और समझ भी लिया आपने कि क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो जो नया वाला है, इस सीक्वेंस को आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए क्या था सीक्वेंस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं देखती हूँ क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव में क्या था, हमने क्या पढ़ा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव,
अभी पढ़ा नहीं है अफेक्टिव, बट अभी पढ़ेंगे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, ये 3 बातें होंगी। अच्छा, नॉन कॉग्निटिव यानी जो दिमाग से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो रिकॉल द नॉलेज, अभी तो हमने बताया ना रिकॉल कब करेंगे, नॉलेज को गेन करना, तो ये तो कॉग्निटिव का पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम माइंड का यूज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट सेंसरी इनपुट। देखिए सेंसरी इनपुट तो सेंसेस हो गया, अफेक्टिव डोमेन, बट उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कि कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। बट जो बिलीव सिस्टम होगा, बिलीव हमारी किस चीज का पार्ट हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होगा। सो इसका आंसर क्या था, बिलीव व्हाट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बताना है कि कौन सा कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो कॉग्निटिव यानी माइंड से जो रिलेटेड हो, सेंसरी परसेप्शन नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा, एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं, लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, हाँ लिटरेसी पढ़ना लिखना आएगा जब हम अपने दिमाग का यूज करते हैं ना। जो बताया था कि जो सबसे जो पुराना जो पढ़ने और सीखने का तरीका है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है, कॉग्निटिव डोमेन ही है। तो लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी जब देख करके सीखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। ठीक है, थॉट प्रोसेस कहाँ पर बनते हैं, विच इंक्लूड रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। वो कौन सा स्टेप होगा, एंड्रोगॉगी, साइकोलॉजी, पेडागॉगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अभी हमने पढ़ा ना, रिमेम्बर रिकॉल करना। ठीक है, फिर क्या होता है, रिकॉल करते हैं, चीजों को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर प्रॉब्लम लेके आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये सारी ही चीजें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव में क्या था, विच इज रिलेटेड टू अवर हर्ट, अवर एटीट्यूड, अवर बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, ये सारी ही वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, ये हेल्प करेगा क्वेश्चंस के आंसर को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिसीविंग, इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आएगा रिसीव करेंगे, फर्स्ट क्या होगा रिसीव, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले हम नॉलेज को रिसीव करेंगे। रिसीव करने का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। रिसीव कब करेगा, जब भी आप कोई नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रिसीव करने के लिए तैयार रहें। अपने जैसे कि कप है, तो कप में अगर आपको कप में अगर आपको चाय डालनी है तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट वो कप खाली होना चाहिए ना। अगर आप उसमें पानी पोर करो या वाटर कुछ भी डालो, चाय डालो, दूध डालो, कुछ भी डालो, तो उसके लिए एटलीस्ट उसमें जगह तो हो, तब तो आप डालोगे। तो रेडी टू रिसीव द नॉलेज। अब नॉलेज को रिसीव करने के लिए एटलीस्ट आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना होगा ताकि आप नॉलेज को गेन कर पाओ। ठीक है, तो रिसीव द नॉलेज, आप रिसीव करने के लिए रेडी रहो। फिर क्या है, रिस्पॉन्ड। आप उस नॉलेज को जब रिसीव कर लोगे तो रिस्पॉन्ड करोगे ना, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स करना है। अब क्या होगा, वैल्यूइंग, जो नॉलेज गेन की उसको वैल्यू देना। एंड देन आता है ऑर्गेनाइजिंग, नॉलेज को जब जो भी नॉलेज सीखी है हमने उसको ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि माइंड में कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना हर चीज को, जैसे अपने घर में भी तो हम हर एक चीज ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो ऑर्गेनाइज करना। एंड देन आता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले इन पांचों को आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी आपको सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। और इसकी ट्रिक है याद करने की, आर स्क्वायर VOC। ठीक है, आर स्क्वायर VOC, ये क्या है, सभी लेटर के, सभी के फर्स्ट लेटर है, सभी वर्ड के फर्स्ट लेटर है, तो उसी से बन जाएगा आर स्क्वायर VOC। ऐसे मैंने भी याद किया था, कोई इसमें नया कुछ नहीं है। तो रिसीव का मतलब क्या है, ओपन एक्सपीरियंस, आइडिया, विलिंग लिसन, मतलब सुनने के लिए रेडी तो रहो, नॉलेज तभी तो आएगी। रिस्पॉन्ड, इन्वॉल्विंग और पार्टिसिपेट एक्टिवली। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया या करके देखेगा, तो रिस्पॉन्ड। वैल्यू, जो चीजें आप सीख रहे हो आप उसकी वैल्यू करो। आप उसकी वैल्यू कब करोगे, जब आप वो सीखने के लिए विलिंग होगे ना। अगर आप JRF क्लियर करने के लिए विलिंग होगे तभी तो आप इस लेक्चर की
इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे ना, तभी तो आप इसकी वैल्यू करोगे। अगर आपको JRF नहीं क्लियर करना है, UGC नेट का एग्जाम ही नहीं देना है, तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, आपके लिए तो यूजलेस है। तो आपकी वैल्यू, तो विलिंगनेस, जब विलिंगनेस होगी तभी हम वैल्यू करोगे। तो विलिंगनेस टू इन्वॉल्व डूइंग द वर्क बाय नॉलेज एंड इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट से कर रहे हो। ऑर्गेनाइज, अब जो नॉलेज मिली आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। अब वो ऑर्गेनाइज आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो माइंड में, तो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना। एंड करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन का मतलब अब वो नॉलेज आपको आ गई है, ठीक है। सो इसका शॉर्टकट क्या था, R²VOC, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कॉग्निटिव डोमेन का जो नया वाला सीरीज है वो क्या है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन में क्या आता है, साइकोमोटर जो कि स्किल की बात होती है, हाथ से पैर से कुछ करके सीखते हैं, जहाँ पे स्किल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल का डेवलपमेंट होगा। ये कैसे सीखा जाएगा, प्रैक्टिस करके सीखेंगे ना। गाड़ी चलाना आप खुद से जब तक प्रैक्टिकली आप स्कूटी या 4 व्हीलर आप चलाओगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे, तो प्रैक्टिस होती है। अब यहाँ पे मेजरमेंट कैसे होता है, टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है साइकोमोटर में। साइकोमोटर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, इमिटेशन, ठीक है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, इमिटेट करना। जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई डांस टीचर है तो उससे आपको नॉलेज गेन करनी है, यानी कि डांस सीखना है, तो क्या करोगे, जैसे वो बता रहा होगा वैसे वैसे आप करोगे, तो क्या कर रहे हो, आप नकल कर रहे हो। फिर क्या होगा, मैनिपुलेशन, बट जिस तरह से वो बता रहा है एज इट इज आप उस स्टेप को नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, तो कुछ आप क्या कर रहे हो, उसमें मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि कुछ बदल के आप कर रहे हो। कर तो वही स्टेप रहे हो, मतलब करना तो चाह रहे हो वही स्टेप, बट उसमें मैनिपुलेट कर दे रहे हो, कुछ थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हो गया मैनिपुलेशन। एंड देन आता है परसीजन, कि आप बार बार उस स्टेप को करना। देखो परसीजन का मतलब, एक फिगर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे समझ लीजिए कि सर्कल है और ये इसका सेंटर है, बट आपको लग रहा है कि बार बार सेंटर यहाँ पे है, बार बार जितनी बार आप टेस्ट करते हो तो यहाँ पर आ रहा है सेंटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये परसीजन हो गया। परसीजन का मतलब एक ही जगह पे बार बार सेम रिजल्ट का आना। दैट इज समटाइम्स हो सकता है कि सेंटर मतलब आपका परसीजन यहीं पे आए, परसीजन जरूरी नहीं कि गलत होगा, बट परसीजन का मेन मतलब क्या होता है कि एक सेम आंसर आना, सेम चीजें रिपीट करना। तो रिपीटेशन मतलब रिपीट होना, सेम आंसर आना। तो परसीजन आएगा कि हाँ आप कर रहे हो, बार बार चीजों को कर रहे हो। फिर क्या होगा, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन अब क्या होगा, अब उसमें एक्सपर्ट होने लग जाओगे, आर्टिकुलेशन आएगा। एंड देन आता है नेचुरलाइजेशन, जब आप हूबहू बिल्कुल वैसा ही डांस करने लग जाओ, वैसे ही स्टेप को करने लग जाओ जैसा आपका डांस टीचर बता रहा था। नेचुरलाइजेशन, अब आप बिल्कुल वही बन गए हो, वैसे ही करने लगे हो परफॉर्म, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए बहुत आसान सा है, I am Pan, PAN, Pan. I is for the imitation, M is for the manipulation, P is for the precision, A is for the articulation and N is for the naturalization. ठीक है, इमिटेशन कॉपी करना, मैनिपुलेशन थोड़ा सा उसमें चेंज करना, बट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मेमोरी का यूज करके, रिप्रोड्यूस द एक्टिविटी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन और मेमोरी। परसीजन बेटर क्वालिटी बाय प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या हो गया, आर्टिकुलेशन अ नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव थ्रू अडॉप्ट एंड एक्सपर्टाइज। आर्टिकुलेट हो रहे हैं, अब आप उसमें क्या कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं पहुंचे बट फिर भी आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड नेचुरलाइजेशन में अब आप अनकॉन्शियसली ही उसी तरीके का काम करना शुरू कर गए, आपके अंदर वो कैरेक्टर ही आ गया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम पैन एज इट इज, याद कर लीजिए, सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गाग्ने का ब्रिज मॉडल, ठीक है। सो गाग्ने का ब्रिज मॉडल है जो कि लर्निंग मॉडल है, ठीक है। गाग्ने ने बताया कि लर्निंग किस तरीके से हो सकती है, उन्होंने 9 चीजें दी, 9 स्टेप दिए जिससे कि इस सीक्वेंस में, इसको सीक्वेंस में ही याद करना है।
और सीक्वेंस में ही नोट डाउन करना है। सो आप लिख लीजिए और मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, गेनिंग दी अटेंशन यानी कि रिसेप्शन। अब जो टीचर है वो क्लास में कुछ भी कोई भी टॉपिक उसको पढ़ाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो लर्नर है उनका फोकस गैदर करेगा। ठीक है, तो गेनिंग दी अटेंशन कुछ भी वो ऐसा करेगा जिससे सभी बच्चे अटेंटिव हो जाए, तो गेनिंग दी अटेंशन यानी रिसेप्शन। फिर है इन्फॉर्मिंग लर्नर और द ऑब्जेक्टिव, लर्नर को उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाए कि आपको आज सपोज है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी क्या आपकी मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पढ़ना है और क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। और आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको समझना होगा, दैट इज द माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। ठीक है, स्टिमुलेटिंग द रिकॉल द प्रायर नॉलेज। देखो स्टिमुलेट करना मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को उसके अंदर जिज्ञासा जाहिर कर देना, जिज्ञासा को जगा देना, स्टिमुलेट कर दो कि बस अब तो वो कर लेगा। ठीक है, जैसे बम होता है तो आप देखो ना उसके जो ऊपर वाला जो निकला होता है उस पर थोड़ी सी जो माचिस है उसको लगा दो, तो हम जब माचिस लगाते हैं ना तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसको एस्टिमुलेट करने का काम कर देते हैं। तो इसको एस्टिमुलेशन कहते हैं कि कोई बड़ी चीज करनी हो तो मतलब उसको उसके अंदर जिज्ञासा जाहिर कर दो, तो ये स्टिमुलेशन हुआ। बड़ा ही अजीब सा एग्जांपल है बट आप समझ जाओगे कि स्टिमुलेशन क्या होता है, बिल्कुल उसको मोटिवेट कर दो, फुल ऑफ एनर्जी की हाँ करना है। तो स्टिमुलेटिंग रिकॉल द प्रायर नॉलेज, नॉलेज को जो पहले अब तक जो उसको पता है चीजें उसको रिकॉल करवाना। प्रेजेंट द स्टिमुलस, अब क्या है यहाँ पर क्या होगा, हम प्रेजेंट करेंगे स्टिमुलस, छोटी छोटी चीजें कि अब उन स्टिमुलस को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। एंड नाउ फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, प्रोवाइडिंग द लर्निंग गाइडेंस। ठीक है, इन सभी को मैं भी आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग, जो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग दी फीडबैक, अब यहाँ पर बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा कि हाँ ठीक है सही है तो आगे बढ़ो, गलत है तो फिर से करो, इस तरीके का रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है, असेसिंग दी परफॉर्मेंस एंड रीट्राइवल, जो परफॉर्मेंस जो उसने की है उसका असेस करना, असेसमेंट करना यानी टेस्ट करना, टेस्ट लेना। ठीक है, फिर इनहैंसिंग द रिटेंशन एंड ट्रांसफर, अब क्या होगा यहाँ पर जो भी सीखा है उसकी रिटेंशन को बढ़ाना। ठीक है, इनहैंसिंग द रिटेंशन, काफी देर तक जो वो चीजें उसने सीखी हैं वो रिटेन कर पाए। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसी स्टेप में जर्नलाइजेशन हो जाएगा, अब उसको वो चीजें अच्छे से आ गई, हर जगह वो अप्लाई कर सकता है, जनरलाइज हो गया। जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब हम चीजों को हर जगह अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। गेनिंग दी अटेंशन, गेनिंग दी अटेंशन का मतलब क्या हो गया, जब बच्चे को इंगेज करना है कि इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी कुछ ऐसी करना कि बच्चा इंगेज हो जाए, फोकस करे क्लास में जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मिंग दी लर्नर, लर्नर को इन्फॉर्म करना कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्टिमुलेशन, आई थिंक अब तो ये आपको पता चल गया होगा कि स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रायर नॉलेज को मतलब स्टिमुलेट कर दो उसको कि वो मतलब मजबूर हो जाए चीजों को रिकॉल करने पे या मोटिवेट हो जाए, ऐसे समझिए। स्टिमुलेट एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, एंड प्रेजेंट द स्टिमुलस, अब क्या होगा, बच्चे के सामने उस कंटेंट को रखा जाएगा। नाउ फिफ्थ में आता है, इसको समझते हैं क्या है, प्रोवाइडिंग द लर्निंग गाइडेंस। लर्निंग गाइडेंस को बताया गया कि ये सिमेंटिक इनकोडिंग है। सिमेंटिक इनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपके सामने कंटेंट तो रख दिया, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है तो आपके सामने वो पैसेज तो होता है बट उसकी सिमेंटिक इनकोडिंग होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए कि आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, एज इट इज सेम कॉन्टेक्स्ट में समझो। पढ़ती हूँ क्या लिखा है, प्रेजेंट द लर्नर विद एग्जाम्पल, जो कंटेंट है वो उसको प्रेजेंट किया बच्चे के सामने विद एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सिमेंटिक इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग सेंसरी इनपुट। ठीक है, यहाँ पे सेंसरी इनपुट होता है पर्टिकुलर मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग होती है एंड कैन बी अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट,
और इसको अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि देखिए, अगर कोई नॉलेज है तो हम मतलब उसको सेम वे में समझें, जिस वे में मैं पढ़ाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, उसी वे में आप समझें, ठीक है। अब जैसे पढ़ाने के लिए हम कोई एग्जाम्पल का यूज करते हैं ताकि आप उस चीज को वैसे समझ पाओ, ठीक है। एग्जाम्पल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल उस चीज को बेटर वे में एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? सिमेंटिक इनकोडिंग हो रही है, जहां पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है rather than derived from a particular senses, ठीक है। तो सिमेंटिक इनकोडिंग का मतलब समझ गए आप कि जो चीजें समझाना चाहते हैं एग्जैक्ट वो ही चीजें समझ में आए, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग द लर्निंग गाइडेंस, जो टॉपिक कंटेंट सामने रखा है उसको समझाना। इलिसिटिंग दी परफॉर्मेंस, इलिसिटिंग दी परफॉर्मेंस का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग। अब बच्चा यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे करेगा रिस्पॉन्ड? प्रैक्टिस करेगा ना। यहाँ पर क्या होगा? इस स्टेज में प्रैक्टिस एक्टिविटी होती है। गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, बच्चे के सामने करके दिखाया जाता है दैट दे हैव लर्न द न्यू इंफॉर्मेशन, जिससे वो नए इंफॉर्मेशन को सीख पाए, टू द पॉइंट, जिस पॉइंट को सिखाना चाहते हैं वो समझ पाए, एंड आर रेडी टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, और फिर वो रेडी रहें कि नेक्स्ट चीजें अब क्या आने वाली हैं। तो एलिसिटिंग दी परफॉर्मेंस यानी कि रिस्पॉन्डिंग होगी, बच्चा यहाँ एक्टिवली परफॉर्म करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेगा उन चीजों को। प्रोवाइडिंग दी फीडबैक, अब क्या करना है? यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको कि रीइंफोर्समेंट कहा गया। इसके सामने देखिए जो प्रोवाइडिंग फीडबैक है और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी पूछता है एग्जाम में। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक मतलब रीइंफोर्समेंट करना, वो सही कर रहा है तो उसको बताओ। फीडबैक का मतलब ये हुआ कि हाँ तुम सही हो तो तुम्हें मैंने बताया, कहीं पे किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया तो मैंने बताया आपको कि ये गलत है, तो सही गलत उसको बताओ। अगर गलत है तो फिर से समझाओ, सही है तो आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट है। एंड देन क्या है? रीट्राइवल, असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड रीट्राइवल, जैसे मेमोरी से रिकॉल करना, ठीक है, प्रेजेंट द लर्नर एंड पोस्ट असेसमेंट आइटम, ठीक है। तो असेसिंग दी परफॉर्मेंस। अब द लास्ट स्टेप क्या है? इनहांसिंग एंड रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे रिटेंशन को बढ़ाना है और जर्नलाइजेशन करना है, ठीक है। इनहांसिंग दी रिटेंशन, रिटेंशन पावर यहाँ पर बढ़ेगी और फिर उसका क्या होगा? जर्नलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि वो हर जगह अप्लाई कर सकता है। Present the learner with resource, enhance the retention and transfer the knowledge, जैसे कि अब इस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया जाए जिससे वो उसका जो नॉलेज है उसकी रिटेंशन बढ़ जाए, ठीक है। सो 9 स्टेप में कौन कौन सी चीजें होंगी? गेन अटेंशन, अटेंशन को गेन करना, इन्फॉर्म लर्नर द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसे बताना। इस तरह की जो बातें हैं ये मैंने एक जगह पर लिख दिया है, आप यहाँ पर अपनी कॉपी में भी फिर से अगर आप चाहें तो लिख लीजिए और इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गेन अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन यानी कि फोकस पे बात होगी, फोकस को गेन करना। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताना कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्टिमुलेट, रिकॉल द प्रायर नॉलेज, जो नॉलेज अब तक आपने सीखी है उसको रिकॉल करना। प्रेजेंट दी स्टिमुलस, अब क्या करेंगे? जो स्टिमुलस है, जो कंटेंट है वो बताएंगे। फिर प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, यहाँ पर क्या बातें थी? यहाँ पर उसी कॉन्टेक्स्ट में चीजें समझ में आए। तो इस तरह की बातें हैं जो कि मैंने आपको समझा दी है। अब हम करते हैं गाग में 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की 8 कंडीशन कौन सी है उसको समझना है। तो ये है 8 कंडीशन। यहाँ पे सीक्वेंस आता है एग्जाम में, आप इस सीक्वेंस को नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको समझा देती हूँ क्या है सीक्वेंस। फर्स्ट है सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सेकेंड इज स्टिमुलस रिस्पॉन्ड लर्निंग, ठीक है। थर्ड इज चेनिंग, फोर्थ इज वर्बल एसोसिएशन, एंड फिफ्थ इज डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, सिक्स इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, 7 इज रूल लर्निंग, एंड 8 पे आके बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं समझा देती हूँ ये क्या है। सिग्नल लर्निंग का मतलब होता है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है। सिंपल, सबसे सिंपल वे में जो लर्निंग होती है वो सिग्नल, कोई सिग्नल दिखा करके सीखना, ठीक है। यहाँ पे कैसी होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। द लर्नर इज कंडीशनड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्ड। लर्नर एक
कंडीशन होता है जहां पर वो डिजायर रिस्पॉन्ड को प्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड लर्निंग। रिस्पॉन्ड लर्निंग दिस इज वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, लर्नर का रिस्पॉन्स देगा ना, बच्चा रिस्पॉन्स करके सीखेगा। चेनिंग, चेनिंग का मतलब क्या हुआ, चीजों को कनेक्ट करना, चेनिंग में बनाना, कनेक्ट करके सीखना। वर्बल एसोसिएशन, वर्ड्स की मीनिंग को समझना, जहां पर जैसे कि जब डॉक्टर वगैरह जो होते हैं ना, वो वर्बल एसोसिएशन, वो वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर व्हेन द लर्निंग यूज वर्बल कनेक्शन, ठीक है, की प्रोसेस इन लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिस्क्रिमिनेट अलग अलग कर देना, तो अलग अलग चीजों का मतलब सेम चीज का अलग अलग रिस्पॉन्स, एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग रिस्पॉन्स चेक करना। तो लर्नर इज एबल टू परफॉर्म डिफरेंट रिस्पॉन्ड टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई। सेम चीज, जैसे कि अगर लर्नर के सामने ट्री रखा गया, ठीक है, तो वो उसी को अलग अलग चीजों से बता रहा है, अलग अलग चीजों से समझा रहा है, ठीक है। कि ट्री है तो कोई बता रहा है कि कॉनिकल ट्री होता है, कोई बता रहा है कि नहीं जो वो बेल वाले होते हैं वो वाले ट्रीज की बात हो रही है, यानी फ्रूट्स होते हैं, ट्री है तो किसी के दिमाग में फ्रूट्स आ रहा है, किसी के दिमाग में ट्री है तो लीव्स आ रहा है, किसी के दिमाग में रूट आ रहा है। तो ऐसे करके एक ही चीज से, सेम स्टिमुलाई से अलग अलग रिस्पॉन्ड आना, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग, जब कंसेप्ट की बात हो, ठीक है, एबिलिटी टू मेक कंसिस्ट रिस्पॉन्स। अब क्या है, यहाँ पर एक जैसा रिस्पॉन्स है, जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो सेम स्टिमुलाई का एक ही रिस्पॉन्स आएगा, हर बार सेम रिस्पॉन्स आना, तो कंसेप्ट लर्निंग हो जाएगी। फिर है लास्ट, सेवेंथ इज दी रूल लर्निंग। रूल में क्या होता है कि जैसे अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के कुछ बेसिक रूल होते हैं, तो उन रूल को समझना, उनको लर्न करना, उनको सीखना, तो रूल लर्निंग, और फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो दिस कैन, ये होती है लास्ट स्टेज जहां पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फटाफट से क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिग्नल, सिग्नल के बाद क्या आएगा, रिस्पॉन्ड, सिग्नल रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड के बाद चेनिंग, चेनिंग के बाद वर्बल, वर्बल के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the correct hierarchical sequence of the following type of learning, कौन सा इसमें hierarchical sequence learning, सीक्वेंस में बताना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो 8 नंबर पे था, ये तो लास्ट में आएगा। उसके पहले 7 था रूल लर्निंग, ठीक है। ये साइन लर्निंग नहीं है, सिग्नल होगा, ठीक है। सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग ये तो सबसे पहले आएगा, तो बी पहले आना चाहिए, बी इस ऑप्शन में पहले है, ठीक है। और ए जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डी लास्ट में होना चाहिए, उसके पहले ई होगा। सो आपका आंसर तो ए लग रहा है, लेट्स चेक इट। हाँ, तो आंसर हमारा यही है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो आप सीक्वेंस याद कर लीजिए, ठीक है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा माइंड मैपिंग वीएस कॉन्सेप्ट मैपिंग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये माइंड मैपिंग का फिगर है, ये कॉन्सेप्ट मैप का फिगर है। पहले कंटेंट समझते हैं। तो यहाँ पर जो माइंड मैपिंग है ये टोनी बुजान ने दिया था, और कंसेप्ट मैपिंग है वो जेडी नोवाक ने दिया था। माइंड मैपिंग वन मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, उस पे हम मैपिंग करते हैं। ये देखिए ये एक ही है जिससे सब चीजें जुड़ी हुई है, एक कंसेप्ट पे। ये सारा थॉट जो आ रहा है वो सेम कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, ठीक है। कैन रिप्रेजेंट अ ट्री, एक ट्री के मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रूट होता है ना, जैसे ट्री में क्या होता है, एक रूट होता है, तो एक ही रूट से चीजें होंगी। और ये स्टार का जो सेंटर होता है ये वो होता है सेंटर ऑफ द स्टार। हैव अ सेवरल कॉन्सेप्ट, जो कंसेप्ट मैपिंग है, यहाँ पे ढेर सारे क्या होंगे, कंसेप्ट होंगे। जैसे ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है। और उनके बीच में कैसा होता है, नेटवर्क, जो कंसेप्ट के बीच में आप नेटवर्क बनाते, कनेक्शंस बनाना, दैट इज द कंसेप्ट। और नेटवर्किंग, और स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ये स्टार्ट होता है टॉप से, फिर यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। ये समझिए 1 है, ये 2, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर अब 4 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट बनाना, सब आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। गेस्टॉल साइकोलॉजी, गेस्टॉल साइकोलॉजी क्या है,
आप चाहे तो 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं, और जितनी भी चीज़ें सीखी हैं सब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनके क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए आगे। तो गेस्टॉल साइकोलॉजी क्या होता है? गेस्टॉल साइकोलॉजी बेसिकली मेन फोकस था कि इनका जो होल होता है, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। सपोज एज ये सर्कल है तो दिस इज ग्रेटर देन, ये हमेशा बड़ा होगा, इसको अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दूं, ठीक है, तो ये इनका मेन फोकस था। बेसिकली आपको टीचर सिर्फ इतना ही बता करके ना आगे बढ़ जाते हैं कि गेस्टॉल साइकोलॉजी ने ये बताया था होल इज ग्रेटर देन पार्ट, बट मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगी, इसके जो प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल को भी मैं आपको समझाऊंगी, वो भी डिटेल में विद पिक्चर, सो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, और आप काफी टाइम तक इसको रिटेन कर पाए अपने माइंड में, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। तो क्या है ये गेस्टॉल साइकोलॉजी? इट इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी का मतलब आप समझते हैं क्या होगा? साइकोलॉजी का मतलब होता है जहां पर कोई लॉजिक ब्रेन, मतलब कोई लॉजिक का यूज ना हो रहा हो, जो कि हमें लगता है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, दैट इज द साइकोलॉजी। ठीक है, अब वो चीजें कैसी हो सकती हैं? हो सकता है कि हमने पास्ट में कुछ चीजें देखी तो हमें लग रहा है कि इस वजह से, मतलब कुछ हैबिट है, कोई चीज बार बार हम देख रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकली, कोई कलर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो वो साइकोलॉजिकल है, उसका साइकोलॉजी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, दैट इज साइकोलॉजी। जहां पर लॉजिक ना लगे वो साइकोलॉजी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड इन 20th सेंचुरी, ठीक है, दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन। Gestalt theory emphasize the whole of anything is greater than its part. किसी भी चीज का होल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा उसके पार्ट से। ठीक है, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द होल आर नॉट डिटेक्टेबल फ्रॉम एनालिसिस ऑफ इट्स पार्ट। कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो होल है, जो अगर पूरी चीज किसी के सामने रखा जाए तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा थ्रू द एनालिसिस ऑफ इट्स पार्ट। अगर पार्ट पार्ट में चीजों को सिर्फ पढ़ लिया जाए तो पूरी नॉलेज वहां से गेन नहीं होगी जब तक कि उसका सिंथेसाइजेशन ना हो, ये कहना चाहता है। ठीक है, सो इनके कुछ प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को देखते हैं क्या है। तो प्रॉक्सिमिटी, नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, नोट डाउन करिए और दो दो लाइन आप छोड़ते जाइए तो आप समझ पाएंगे। तो प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलर होगी चीजें, ओके। फिर क्या है? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूएशन में चीजें होना, कनेक्ट, एक जैसा, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना। कनेक्टेडनेस, ठीक है। प्रिंसिपल में फिफ्थ क्या है? क्लोजर, इसमें सीक्वेंस नहीं है, बस प्रिंसिपल याद करने हैं जो भी प्रिंसिपल है। क्लोजर, फिगर एंड ग्राउंड, ओके। कॉमन फेट होना, सिमेट्री, कॉमन रीजन और फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब प्रॉक्सिमिटी समझते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी जो कि बात करता है डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का गैप। तो प्रॉक्सिमिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टुगेदर, जब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रखा जाए, द आई परसीजन देम, तो हम उसको अगर जैसे क्लास में ही देखिए ना, कुछ बच्चों का अलग अलग ग्रुप बन जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कि अगर कुछ बच्चे एक साथ रह रहे हैं तो समझते हैं अच्छा इनकी ग्रुपिंग है, ये लगभग सेम टाइप के होंगे, मतलब ग्रुपिंग बन जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस फिगर से समझिए ये सब क्या है, ये एक साथ रखे गए, इनका एक ग्रुप है, इधर एक साथ रखेंगे, इनका एक ग्रुप है। तो प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस से हम समझ जाते हैं कि उनका ग्रुपिंग हो गई है। ठीक है, तो एक ग्रुप में बन जाना, सिमिलर टाइप की चीजें। फिर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है उनमें। व्हेन द ऑब्जेक्ट लुक्स सिमिलर, ये देखिए ये ट्रायंगल्स है ना, तो इन ट्रायंगल को एक पास रख दिया गया, क्यों? क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, द आई परसेप्शन कि वो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये ट्रायंगल वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनका एक अलग ग्रुप बन गया। ठीक, एंड देन क्या है? कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब क्या होगा कि एक कोई चीज है जो कि आगे बढ़ती जा रही है। द आई इज कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर,
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कंटिन्यूएंस, आगे बढ़ना, कंटिन्यूएशन में है चीजें, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर का मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट और नॉट कंप्लीट एंड क्लोज। जब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरीके से ऐसे एक सर्कल रखा हुआ है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इसका कोई सेंस ऐसे नहीं बन रहा, बट अगर हम इनको ऐसे ही जितने ऑब्जेक्ट है सबको एक पास रख दें तो फिर क्या हो रहा है, एक सेंस बन जा रहा है। क्लोजर आकर के वो समझ मतलब कुछ एक सेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट जब इनकम्प्लीट है तो उनको पास पास रखो और फिर उनसे कुछ सेंसिबल थिंग बनाना, ठीक है। देन फिगर एंड ऑब्जेक्ट, फिगर एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि when I different an object from surrounding areas। अब देखिए ये फिगर है और फिगर उससे क्या समझ में आ रहा है कि ये फिगर दूसरे फिगर से अलग है या दूसरी चीज से अलग है। जब हम दोनों को सामने रखें, कोई मॉडल को सामने रखें, कोई फिगर को सामने रखें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेडनेस, पॉइंट, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके सीखना चीजों को, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग ज्वाइन एंड लिंक। अब देखिए यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ सेम कैरेक्टर होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो कनेक्टेडनेस होगा। एंड देन कॉमन फेट आता है। कॉमन फेट का मतलब क्या होता है कि सेम ऑब्जेक्टिव, जैसे आप ये जो लेक्चर है वो आप देख रहे हो, तो जो भी बच्चे ये यूजीसी नेट जो ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका सबका क्या है, एक कॉमन फेट है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे कि इस फिगर से देखिए आपको क्या लग रहा है कि जो फिश है वो सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, इनका क्या एक कॉमन फेट है, ठीक है। वन ऑफ द जस्ट ऑल प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज दैट इज स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शनिंग मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में मूव करना, अपीयर टू बिलोंग टुगेदर दैट दे हैव परसीव द सिंगल यूनिट। एक सिंगल, जैसे कि ऐसा लगे कि ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है कि ये एक ही यूनिट लग रहा है, एक जैसे चल रहे, जैसे चींटियों को आप देखो कि एक ही सीक्वेंस में चलती रहती हैं, तो ये क्या है, कैसे इसको समझ सकते हैं कि फोक ऑफ बर्ड्स का ग्रुप, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन रीजन का मतलब क्या हुआ, जैसे कॉलेज में आप देखो, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि वहां पे कई जगह से बच्चे आते हैं, ठीक है। साउथ से बच्चे आते हैं, नॉर्थ से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे जो सेम रीजन से आते हैं वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं ना, जब भी फ्री क्लास होती है या फिर जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो लगभग अपने ग्रुप के साथ रहते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। The principle of a common region says that items within the boundary are perceived as a group, assume share a common characteristics and functionality। तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सेम जैसे हैं कहीं ना कहीं, ठीक। एंड द नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री बिल्कुल एक जैसा, हूबहू वैसा, सिमेट्री होना। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको सारी चीजें वैसे ही समझ में आ रही होंगी जैसे मैं समझाना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, कि आप इस सीरीज को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप इसको फुल यूटिलाइज कर रहे होंगे, बिकॉज मैंने भी काफी एफर्ट किया है इसको बनाने के लिए, इसकी पीपीटी बनाने के लिए, इसके वीडियोस को बनाने के लिए। सो आप लाइक और सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करना। और thank you for watching my full video. Thank you so much and all the best.